हेलो फ्रेंड्स, आई एम नजीम अंसारी और आपका तूफ़ान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री TRIGONOMETRY। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब हम जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया कहाँ से है। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द 3 वर्ड से मिलकर बना है। आइए हम उसका अर्थ जान लेते हैं। ट्री और एक गॉन और लास्ट होता है मिट्री। इन तीनों का अर्थ क्या होता है? ट्री मतलब होता है 3 और गॉन मतलब होता है कोण और मिट्री मतलब होता है मापन। मतलब ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है 3 कोणों का मापन। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि 3 कोण होते किस में है। 3 कोण होते हैं ट्रायंगल में, मतलब त्रिभुज में। TRIANGLE। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि ट्रायंगल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइड के आधार पर और एक होता है एंगल के आधार पर। अब कंफ्यूज है कि हम लेंगे किसको, जो कि त्रिकोणमिति ही कह रहा है कि कोण, 3 कोण, इसीलिए हम साइड ना लेकर लेंगे कोण के आधार पर। अब हम जानेंगे कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला होता है न्यून कोण। दूसरा होता है समकोण और तीसरा होता है अधिक कोण। ठीक। अब ट्रिगोनोमेट्री होने के लिए हमें एक चाहिए 90 एंगल का कोण। 90 एंगल का कोण चाहिए, चूंकि बनता है इसी में, लेकिन इसमें भी ट्रिगोनोमेट्री बन सकता है और इसमें भी बन सकता है। लेकिन हम इस पर क्या डालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, तब ये ट्रिगोनोमेट्री बनेगा। अब इसके बाद आइए हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री का यूज कहाँ किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री का यूज एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच दूरी मापने में किया जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। आइए हम सबसे बड़े बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में जानते हैं। आपने कभी सोचा होगा कि बुर्ज खलीफा क्यों नहीं गिरता है? इतना तूफान आता है फिर भी वो नहीं गिरता है, क्योंकि हर एक फ्लोर में ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है, इसलिए बुर्ज खलीफा नहीं गिरता है। और यहाँ तक कि मानचित्र बनाने में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया जाता है। आइए हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के जनक किसे कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के जनक हिप्पार्कस को कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के पिता हिप्पार्कस को कहते हैं। PARCUS, हिप्पार्कस को कहते हैं। इनका जीवन माना जाता है 180 ईसा पूर्व से। ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे धनात्मक और ऋणात्मक कोण के बारे में। धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण किसे कहते हैं और ये कब होगा? धनात्मक और ऋणात्मक कोण मतलब पॉजिटिव और NEGATIV निगेटिव एंगल। पॉजिटिव और निगेटिव एंगल। इससे पहले हम जानेंगे एंगल किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। जब 2 किरणें एक बिंदु पर मिलती है और उनसे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण कहते हैं। जैसे ये एक प्रारंभिक किरण हुआ, प्रारंभिक
किरण, इसे हम इनिशियल रेज भी कहते हैं, इनिशियल रेज। और ये एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिलती है, तब ये जो झुकाव उत्पन्न होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, कोण। यही कोण का निर्माण होता है और इसे हम कहते हैं, इस किरण को सीमांत किरण, और इसे कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स, और ये टर्मिनल रेज। और इसके बाद अब हम जानेंगे धनात्मक और ऋणात्मक कोण। जब हम एंटी क्लॉकवाइज, किसी कोण पर एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं, तब कोण हमारा क्या होगा, धनात्मक होता है। जैसे ये कोण है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ चलते हैं, इस तरफ, तब हमें जो थीटा का मान प्राप्त होगा, कोण का मान प्राप्त होगा, वो क्या होगा, प्लस में होगा। अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे चलेंगे, तब हमें जो कोण का मान प्राप्त होता है वो माइनस में होता है। परिमाप, कोण का परिमाप। कोण का परिमाप किस पर होता है, कोण का परिमाप होता है क्वाड्रेंट्स पर, मतलब चतुर्थांश पर। अब ये बात आता है कि चतुर्थांश का निर्माण कब होता है। चतुर्थांश का निर्माण जब किसी समतल सतह पर दो लंबवत रेखाएं, मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे से खींची जाती हैं। जब किसी समतल सतह पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, तब समतल सतह को चार भागों में बांट देती है, जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये एक परपेंडिकुलर लाइन और ये एक परपेंडिकुलर लाइन जब खींचेंगे तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स। और ये चार भागों में होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में होता है 0 अंश से थीटा का मान ज़्यादा होता है या उससे बराबर होता है, लेकिन 90 से कम होता है या उसके बराबर होता है। और इसमें होता है 90 से थीटा का मान ज़्यादा होता है और 180 से कम या उसके बराबर हो सकता है। और तीसरे में होता है 180 से बड़ा होगा थीटा का मान, लेकिन 270 से कम या उसके बराबर होता है। और चौथे में होगा 270 से अधिक थीटा का मान, लेकिन 360 के छोटा या उसके बराबर। अब आइए हम इस पर सवाल करते हैं। चूँकि हम बता चुके हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब हमारा थीटा का मान कितना होता है, प्लस, और जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो थीटा का मान कितना होता है, माइनस। तो इस पर हम एक सवाल करते हैं, जैसे 205 किस चतुर्थांश में आएगा। तो हम जानते हैं थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें 270 है। इसमें 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम या उसके बराबर, इसमें भी नहीं आएगा। तीसरा में 180 से बड़ा और 270 के बराबर या उससे छोटा, तो 205 है। तो हम जानते हैं कि ये तीसरा चतुर्थांश में आएगा। अब हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज से हम एक सवाल कर लिए 205 जो कि तीसरे चतुर्थांश में आया है। अब हम क्लॉकवाइज से एक सवाल करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्लॉकवाइज से चलेंगे तो ये प्रथम और ये सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ हो जाएगा। क्लॉकवाइज से चलेंगे तब हम लेते हैं -105। इसमें जानते हैं कि थीटा का मान 0 से ज़्यादा या उसके बराबर होता है और 90 से कम होता है या उसके बराबर होता है। और इसमें आ जाएगा 90 से थीटा का मान ज़्यादा और इसमें 180 से कम या उसके बराबर। तो हम देखते हैं 105 इसी में आ रहा है, तो 105 जो होगा वो किस में आएगा, सेकेंड चतुर्थांश में, क्लॉकवाइज से। ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं कि त्रिभुज पर आधारित है और त्रिभुज के तीनों कोणों को हम XYZ से नहीं लिख सकते क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है और ये खुद का अपना अक्षर रखता है और इसी का यूज करता है। आइए हम उस सभी सिंबल को जानते हैं, वो कौन कौन से। पहला होता है थीटा, THETA, थीटा। दूसरा होता है अल्फा, ALPHA, अल्फा। तीसरा होता है गामा, GAMMA, गामा। चौथा होता है फाई, PHI, फाई। और पांचवा होता है लेम्डा,
LEMBDA। छठवां होता है ओमेगा, OMEGA, ओमेगा। सातवां होता है बीटा, BETA। और आठवां होता है डेल्टा, DELTA, डेल्टा। ट्रिग्नोमेट्री में हम इसी आठों सिंबल का यूज कर सकते हैं, ना कि XYZ का। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री जिस पर आधारित है उसके बारे में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक एंगल का मान 90 होता है तब हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम ले लिए त्रिभुज ABC, B का मान है 90 अंश। अब हम ये देखेंगे कि कर्ण किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे और आधार किसे कहेंगे। 90 के सामने जो भुजा होगी हम उसे कर्ण कहेंगे, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब लंब और आधार किसे कहेंगे? थीटा के सामने जो भुजा होगी हम उसे लंब कहेंगे। अगर थीटा ये है तो ये लंब होगा, और थीटा ये ले रहे हैं तो ये लंब होगा। थीटा ये लेंगे, अगर हम थीटा ये लेते हैं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण यही रहेगा। अगर हम थीटा का मान ये लेते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण। कर्ण कभी बदलता नहीं है। और लंब वो होता है जो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है, थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? जब किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात निकाला जाता है तब हम उसे समकोण त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लंब बटा में कर्ण, दूसरा होता है आधार बटा में कर्ण, तीसरा होता है लंब बटा में आधार, चौथा होता है कर्ण बटा में लंब, पांचवा होता है कर्ण बटा में आधार, और छठवां होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। लंब बटा कर्ण साइन के बराबर होता है। साइन का पूरा नाम होता है साइनिया। साइनिया सबसे पहले आर्यभट्ट ने दिए थे। इसको हिंदी में कहा जाता है जया। आधार बटा कर्ण कॉस के बराबर होता है। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। कोसाइन को हिंदी में कहते हैं कोजया, कोजया। लंब बटा आधार टैन के बराबर होता है। टैन को बोलते हैं टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं स्पर्श जया, स्पर्श जया। कर्ण बटा लंब को हम बोलते हैं कोसेक। कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंट, जिसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम जया। कर्ण बटा आधार इसको बोलते हैं सेक, सेकेंट। सेकेंट को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम को जया। आधार बटा लंब को बोलते हैं कॉट। कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट इसको बोलते हैं को स्पर्श जया। चलिए यही खत्म करता हूँ, और अगले वीडियो में यहीं से हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और जो भी दिक्कत हो कमेंट कर बता दीजिए, हम उसका समाधान अगले वीडियो में। और मैं अपना लेक्चर यही ख़त्म करता हूँ।